हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू स्टडी खजाना। तो अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम। जी सर, अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो मज़ा आ रहा था सर। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था अकाउंटिंग पढ़ने में। तो लास्ट क्लास की जो हमने डिस्कशन की थी वो आप पढ़ के आए होगे, देख के आए होगे। हाँ, तो लास्ट क्लास हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना देख रहे थे और प्रॉब्लम को समझते हुए उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं है हम डायरेक्टली कोई क्रैमिंग कर रहे हैं। हर चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मज़ा आना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रैमिंग करोगे तो दिमाग ना ऐसे परेशान हो जाता है। कुछ पल्ले तो बढ़ नहीं रहा, ठूसते जाओ ठूसते जाओ ठूसते जाओ, ऐसा नहीं करना। जब समझ आएगा तब भी दिमाग में जाएगा, अदरवाइज दिमाग में हम भेजेंगे नहीं कोई चीज़। तो ठीक है, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा सर? अकाउंटिंग। तो आज ना मैं एक आधी चीज़ नहीं बताऊंगा। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो तो हम देखेंगे ही। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, आपकी बुक का नाम है बुक कीपिंग। क्या है? एक वर्ड है बुक कीपिंग। ये क्या होता है ये आज ये भी देखेंगे। और 3 टर्म्स है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट। तो इन चीज़ों का मतलब भी देखेंगे और 1-2 कहानियां सुनेंगे, क्योंकि कहानियों में ही तो कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं। तो ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बुक का नाम है बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, अकाउंट्स भी पढ़ेंगे। और एक हो सकता है कि हम क्लास के एंड तक ये पढ़ लें कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, शायद। पर पहले ऊपर वाले कॉन्सेप्ट हम पक्के करेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट्स नहीं, टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखने में ये चीज़ें एक सी लगती हैं कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स एक से ही हैं, बट इन चीज़ों में डिफरेंस है, वह चेक कर लेंगे। तो उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं और जो दिमाग में डाउट हैं वो रिजोल्व करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बात बताऊं सर? शुरू करो। हाँ, तो जो हमने गुड्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन देखी थी, किसके रिगार्डिंग? गुड्स के रिगार्डिंग। अब ना आज ना आप लोगों को ना चक्कर आएंगे। सर कैसे? आपका दिमाग की ना धज्जियाँ उड़ने वाली हैं आज, क्योंकि मैं कुछ ऐसा पढ़ाने जा रहा हूँ आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या हुआ सर, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें पसंद नहीं आया ये वो करके। देखना, तो हमारी चर्चा थी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की और हम गुड्स रिलेटेड जो एंट्री है वो लिख रहे थे। तो हमने सारी पढ़ ली थी कि भाई गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे कन्फ्यूजन होती है। तो हमने उनके नाम बदल दिए थे। कैसे कैसे था? परचेज था तो इसका नाम भी बदल दिया था, हालांकि गुड्स आ रही हैं। सेल था, गुड्स आ रही हैं तो नाम बदल दिया था। सेल रिटर्न था, इसका भी हमने लॉजिक पढ़ा कि क्यों सेल रिटर्न लिखते हैं। और एक हमने पढ़ा परचेज रिटर्न कि गुड्स चली गई तो उसकी भी क्या एंट्री पड़ेगी। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो इसकी क्या थी? जब हम परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये ना अकाउंट लिखते हैं हम हर के साथ, परचेजेस अकाउंट डेबिट। आज बता ही देता हूँ, हर वर्ड के साथ ना एक अकाउंट लिखा होगा ऐसे करके, A/C करके। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट किया? क्योंकि एक्सपेंस था। 2, कैश चला गया 4 लाख। जब सेल की तो हम लिखते हैं कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। इसके साथ भी वर्ड अकाउंट जोड़ते हैं हम। सर क्यों? अभी बताता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, 6 लाख। जब सेल किया हुआ माल वापस आ गया तो हमने इनकम रिवर्स करनी थी, बट उसका नाम बदल रखा था हमने। तो जब सामान वापस आता है तो हमसे कैश चला जाता है टू कैश 60,000, और हमने इसका नाम क्या रखा था? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। सर इसके साथ भी सेल अकाउंट लिखना है? हाँ, यहाँ पे भी कैश अकाउंट। सर ऐसा क्यों? बताता हूँ। परचेज रिटर्न किया था तो हम वापस ले आए थे अपना कैश अकाउंट डेबिट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
तो हमने वापस कर दिया 50,000 का सामान, ऐसा करके। तो सर ये अकाउंट क्यों लिखते हैं वर्ड, अभी बताता हूँ। इसके साथ भी कैश अकाउंट। आपने मूवी देखी है? मूवी सर कौन सी मूवी? हम बहुत देखते हैं। हमने चक दे इंडिया मूवी देखी है सर, शाहरुख खान वाली? हाँ याद है। उसमें ना जब वो ग्राउंड में खेलने आते हैं ना, तो ना सारे पता क्या बोलते हैं कि कोमल चौटाला इंडिया, है ना, और क्या क्या नाम था, नेत्रा रेड्डी इंडिया। तो वो अपने नाम के साथ इंडिया क्यों लगाते थे सर? प्राउड टू बी इंडियन। तो क्योंकि वो इंडिया से थे इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ क्या लगाया था, इंडिया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स। तो हमें भी तो प्राउड होना चाहिए, सबसे अच्छा सबसे प्यारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हाँ तो सर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, ये भी अभी बोला ना कि बताऊंगा, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स। तो हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स। तो इसलिए ना हम हर वर्ड के साथ क्या लगाते हैं, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट। अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। सुंदर लगने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सर हमने निक्कर बाहर निकाली थी, फिर शर्ट अंदर कर ली थी, बाहर निकाली थी, सुंदर लगने के लिए कुछ भी। तो इसलिए हम हर वर्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके साथ लिखेंगे अकाउंट। लेकिन अभी इसका मतलब नहीं समझाया, मतलब बाद में, मजे ले लो बस। तो करना क्या था, ये सारी चीज़ें हमको समझ आ गई थी। खर्चा है यो, इनकम है या, ये इस इनकम को उल्टा लटकाया था, माने रिवर्स की थी, ऐसा करके। और इसको एक्सपेंस को हमने रिवर्स किया था कि मत रो भाई मत रो, खर्चा तेरा कम हो गया। बट इसके अलावा ना जो ऊपर वाली एंट्री थी, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के अलावा कोई अगर ट्रांजैक्शन हुई थी उसमें भी गुड्स का जिक्र आया था। फटाफट से लिखना, आज आगे पढ़ना है। सर क्या था, हमने लॉस बाय फायर हुआ, नुकसान हो गया। एडवर्टीजमेंट की, फ्री में सैंपल दे दिए। सर घर पे सामान भेजा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए। और चैरिटी, अच्छा अगर ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो जाए, सर कोई दिक्कत नहीं है, लॉस बाय एक्सीडेंट, ऐसा करके। तो इन सब चीजों में क्या कॉमन थी कि सर गुड्स जा रही हैं। क्या जा रही हैं, गुड्स। यहां पे भी टू गुड्स था। आप लोगों को चक्कर आएंगे, अभी संभल के रहना, एक दूसरे को पकड़ लेना, गिरने मत देना। टू गुड्स, टू गुड्स, टू गुड्स, टू गुड्स जा रही हैं। बट लेकिन डेबिट क्या हुआ था सर, डेबिट हुआ था लॉस बाय फायर, हमारा नुकसान हो गया। क्यों, क्यों ना गुड्स चली गई। सर खर्चा हो गया, खर्चा, हमने ना फ्री सैंपल दिए तो सारे खर्चे डेबिट होते हैं, हमें पता लग गया था। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा अगर मैंने अकाउंट नहीं लिखा ना तो आप लिख लेना, जल्दी जल्दी में नहीं लिखा जाएगा एक बार। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट क्यों किया, सर खर्चा हो गया। घर पे सामान भेज दिया, सर ये भी खर्चा हो गया। हाउस होल्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और चैरिटी करी 5100 की, हाँ एनजीओ को दिया था, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और यहाँ ये क्या था, लॉस बाय एक्सीडेंट सर, क्योंकि सारे के सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। इधर आप सैड हो, सो सैड। तो मुद्दा क्या था कि अगर हम गुड्स लिखना ही नहीं चाहते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुड्स आ रही हैं कि जा रही हैं, सर जा रही हैं। गुड्स गई, गुड्स गई, गुड्स गई, गुड्स गई, गुड्स गई। तो क्या लिखें, गुड्स जाने के हमने क्या नाम लिख रखे थे, या तो सेल करते हैं तो गुड्स चली जाती हैं, या फिर परचेज रिटर्न करते हैं तो गुड्स चली जाती हैं। तो सर यहाँ पे गुड्स को हमने सेल लिख दें, लॉस बाय फायर टू सेल लिख देते हैं, सही रहेगा, टू सेल्स। ऐसे कैसे सही रहेगा, सेल का क्या मतलब होता है, इनकम। तो आप क्या कह रहे हो, हमारा लॉस हो गया, हाँ हमारी इनकम होगी, लॉस हो गया इनकम होगी, हाँ लॉस हो गया सर इनकम होगी। ऐसा गलत है। आप ऐसा कहोगे कि खर्चा हो गया इनकम भी होगी, खर्चा हो गया इनकम भी होगी। तो यहां पे टू सेल्स नहीं लिख सकते, तो सर क्या परचेज रिटर्न लिख दें, सोच के देख लो।
आग लगी और आप कह रहे हो कि हमने माल वापस कर दिया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए और आप कह रहे हो हमने माल वापस कर दिया, आपने हाउस होल्ड एक्सपेंस डेबिट किया और आप कह रहे हो कि माल वापस किया, क्या वाकई हमने सप्लायर को गुड्स वापस किए हैं? आंसर इज नो। तो भाई परचेज रिटर्न भी नहीं लिख सकते और सेल भी नहीं लिख सकते। हाँ सर ये तो समस्या होगी। तो हम क्या करें, इन सभी जगह पे गुड्स हमने हटाना है क्योंकि गुड्स नहीं लिखेंगे। तो सर क्या लिखें? लॉस बाय फायर में समस्या नहीं है, एडवर्टीजमेंट में समस्या नहीं है, खर्चा है। हाउस होल्ड एक्सपेंस में भी समस्या नहीं है, खर्चा है। ना ही चैरिटी में समस्या है, ना ही लॉस बाय एक्सीडेंट में समस्या है। अभी ना आपको 2 मिनट क्रैमिंग करनी पड़ेगी, आपके ना पैरों से जमीन खिसक जाएगी। सर क्यों? क्योंकि यहां पे मैं लिख रहा हूं लॉस बाय फायर टू परचेजेस। ओहो सर ये क्या मतलब हुआ? लॉस बाय फायर डेबिट हो गया, वो तो नुकसान था। हाँ परचेज क्या मतलब, क्रेडिट क्या हुआ? नहीं, रखो आराम से बताएंगे। और सर ये कोई बात हुई? आप सेल लिख लो, परचेज रिटर्न लिख लो। परचेज तो एक्सपेंस होता है और परचेज एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं, आपने क्रेडिट कर दिया, ये क्या बात हुई? इसका भी कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको सिर्फ याद करना है। देखना, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स नहीं लिखना, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस लिखना है। सर बहुत हो गया बस, इसके बाद नहीं। क्या लिखना है? टू परचेजेस। सर इसका लॉजिक बता दो ना। अभी नहीं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सर पानी ना सर से ऊपर जा रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है। इसके बाद टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट, हमने चैरिटी की नो डाउट, खर्चा हो गया, पर टू गुड्स नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेजेस। सर इसका लॉजिक बता दो ना। अभी नहीं। लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट, नो डाउट हमारा लॉस हुआ है और लॉसेस को कौन देख रहा था? डेबिट देख रहा था। और टू गुड्स क्योंकि नहीं लिखना चाहते हम, क्योंकि गुड्स लिखी थी तो क्या हो गया था? कंफ्यूजन हो गई थी। टू परचेजेस। अच्छा तो ये बात है। सर इसका लॉजिक बताओ। लॉजिक अभी आपको नहीं पता चलेगा, जैसे जैसे हम क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे तो इस चीज का लॉजिक आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे टू परचेजेस क्यों करवाया। अभी नहीं, अभी आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर सेल के अलावा या परचेज रिटर्न के अलावा, सेल के अलावा या परचेज रिटर्न के अलावा अगर गुड्स जा रही हैं, तो अगर सेल हुई तो हम सेल क्रेडिट कर देंगे, अगर परचेज रिटर्न हुई तो हम परचेज रिटर्न क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा अगर गुड्स जा रही हैं तो आप टू परचेज करोगे। आग लगी, लॉस बाय फायर टू परचेज। एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल दे दिए, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर हाउस होल्ड घर पे बेच दिया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस टू परचेज। और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेज। सर समझ आ गया। सेल और परचेज रिटर्न के अलावा अगर गुड्स चली जा रही हैं, चली गई, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम? क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज को। पर सर इसका लॉजिक बता दो ना। लॉजिक अभी नहीं पता चलेगा, बट कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जी सर आ गया, अभी हमें याद हो गया। आज ना कुछ, अभी इस ट्रांजेक्शन को और बाद में देखेंगे, आज कुछ चर्चा करते हैं। मैंने ना आपसे झूठ कहा था। सर झूठ कहा था? आप झूठ बोलते हो सर? गंदी बात सर। अरे मजे लेने के लिए झूठ बोला था। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी में बताऊं, लेकिन ना इसको लिखना नहीं कहीं पे। काउंट करें कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नहीं, अकाउंटिंग के ना राजी 2 मकसद हैं। क्या मकसद हैं? 2 मकसद। एक तो हमारा मकसद होता है टू फाइंड आउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। टू फाइंड आउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। सर रिजल्ट मतलब माने आप पास हुए कि फेल हुए? ईयर एंड पे आके देखते हैं ना एग्जाम देकर के कि आप पास हुए कि फेल हुए। हाँ, अकाउंटिंग का भी एक मकसद है कि आप ईयर एंड पे रिजल्ट्स पता करो। सर फाइनेंशियल का क्या मतलब हुआ? छोड़ो। टू फाइंड आउट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ।
अच्छा, अकाउंटिंग का एक और मकसद है और इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। टू फाइंड आउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। सर प्रॉफिट लॉस ही तो फाइंड आउट करना था। नहीं, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सर ये क्या चीज है? माने एसेट्स और लायबिलिटीज। सर ये तो नहीं पता चल रहा क्या है। आपने तो कहा था कि अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तभी तो। अकाउंटिंग के दो मकसद हैं, क्या? टू फाइंड आउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, रिजल्ट्स, एंड टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। रिजल्ट्स मतलब पास हुए कि फेल हुए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और पोजीशन मतलब एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितनी है। सर जब हम बिजनेस ही प्रॉफिट लॉस के लिए कर रहे हैं तो ये दूसरी चीज क्या है? इसके लिए कहानी सुनाओ एक। हाँ सर कहानी सुनाओ, फिर समझ आएगा। ऐसा ना किसी को बताना नहीं ये कहानी, सुन ध्यान से देखना। एक ना मिस्टर एच है, ये रहा। ये ना बड़ा मेहनती था। ये ना जॉब करता है, जॉब किसी कंपनी में जॉब करता है। वहां से इसको 25,000 पर मंथ सैलरी मिली। क्या मिली? 25,000 पर मंथ सैलरी मिल रही थी। तो इसकी ना शादी की बात चली। सर शादी की बात? सर डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे। नहीं, तो इस बंदे के पास ना अपना घर नहीं था, तो वो ले लेगा बाद में। लेकिन ना जब शादी करते हैं तो ना ये चीज़ देखते हैं कि इसके पास अपना घर है। घर नहीं था, कोई गाड़ी भी नहीं थी। चलो गाड़ी का तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर नहीं था। तो जब इसका रिश्ते की बात चली ना, तो इसका ना रिश्ता रिजेक्ट हो गया कि भाई हमने नहीं करनी शादी से। क्यों? क्योंकि ना इसके पास जॉब तो अच्छी है, लेकिन इसकी ना पोजीशन ठीक नहीं है। पोजीशन ठीक नहीं है मतलब इसके पास ना घर नहीं है, ठीक है। तो इसको मना कर दिया गया। लेकिन हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, इनकम आ रही थी 25,000 पर मंथ, ठीक है सर। इसको मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि इसके पास ना अपना घर नहीं था। एक बंदा और था जिसका नाम था मिस्टर के। इसके पास ना अपना घर था, ये बड़ा सारा 50 लाख की कॉस्ट होगी उसके पास कम से कम। एक गाड़ी थी 10 लाख की, और एक प्लॉट था 20 लाख का, 80 लाख हो गया। तो इसके पास इतना कुछ था, और ये करता क्या था? कुछ भी नहीं। यहाँ पे बेड पे पड़ा रहता था, उठा जिम करी और फिर सो गया, उठा खाया पिया फिर सो गया, उठा खाया पिया फिर सो गया। इसके रिश्ते की बात चली ना जब, तो उन्होंने मना कर दिया, हमने नहीं करना रिश्ता रुश्ता इसके साथ। क्यों? क्यों? इसके पास तो घर था भाई, कर देते ऐसे क्यों, क्या दिक्कत थी? घर भी था, गाड़ी भी थी और प्लॉट भी था, पोजीशन अच्छी थी। लेकिन ना ये करता तो कुछ है ही नहीं, रिजल्ट्स तो कुछ है ही नहीं, इनकम तो कुछ है इसकी है ही नहीं, रिजल्ट्स नील। हाँ लेकिन पोजीशन अच्छी थी। क्या थी? पोजीशन अच्छी थी। और एक तीसरा बंदा था मिस्टर जी। अब ये क्या था? ये जॉब कर रहा था, 25,000 रुपया पर मंथ लेता था, ठीक है सर। इसके पास अपना घर भी था, कितना? 50 लाख। इसके पास अपना प्लॉट भी था 20 लाख का, और इसके पास एक गाड़ी भी थी 10 लाख की। सर ये कौन सी गाड़ी है? 20 लाख, 10 लाख। तो क्या इसका रिश्ता हो गया? हाँ हो गया, अच्छे से हुआ, शादी होगी खुशी खुशी कि हाँ भाई कमाता भी अच्छा है और पोजीशन भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ना थोड़ी देर बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इसका रिश्ता टूट गया। पूछो क्यों? क्योंकि ना इन्होंने जब इसकी इनकम देखी, ठीक है, पोजीशन कैसे देखी इसने कि भाई एसेट पड़े हैं, बिल्डिंग 50 लाख की, 20 लाख का प्लॉट पड़ा है, 10 लाख की गाड़ी पड़ी है, 80 लाख के एसेट्स पड़े हैं। लेकिन जब ना
इसका एक्चुअल में पोजीशन चेक की गई तो ठीक है, इसके पास प्लॉट है, लैंड है 20 लाख, और बिल्डिंग है, हाउस है, होम है, कितने का 50 लाख, और कार भी थी कितने की 10 लाख की, 80 लाख। और उसका पता चला कि ना इसने बैंक के पैसे देने हैं, लोन कितना 70 लाख। ओ माय गॉड, ओहो, 80 लाख के एसेट्स थे और 70 लाख की क्या थी, लाइबिलिटीज थी। अब पता चला क्या इसकी पोजीशन अच्छी है, नहीं अच्छी थी। इसका अपना पैसा कितना था इस बीच में, 80 लाख की टोटल एसेट्स, और लोन कितने का था, लाइबिलिटी 70 लाख की, तो अपना कितना था, सिर्फ 10 लाख। तो इससे कहते हैं पोजीशन राजी कि एसेट्स के कंपैरेटिवली अपनी लाइबिलिटीज कितनी है। अगर एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो पोजीशन ठीक है, और अगर एसेट कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो मतलब पोजीशन गड़बड़ है। तो यही ना दो चीजें हमने बिजनेस में भी चेक करनी है। अकाउंटिंग के दो मकसद है, ना केवल फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करना बल्कि फाइनेंशियल पोजीशन भी पता करनी है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास एसेट्स कितने के हैं, एसेट्स मानी चीज कि कितनी संपत्ति है और उस संपत्ति में से कितने पैसे लोगों के देने हैं। अब ये चीज देखना, एक बिजनेसमैन है, उसके पास एसेट्स हैं 100 लाख रुपीस के, और एक बिजनेसमैन है उसके पास एसेट्स हैं सिर्फ 30 लाख के। तो दोनों में से पोजीशन किसकी अच्छी हुई, सर इसकी हुई नहीं। इसकी पोजीशन चेक करने के लिए हमें इसकी लायबिलिटीज को भी देखना होगा। तो इसकी लायबिलिटी थी 95 लाख की, तो इसका अपना पैसा कितना हुआ, एसेट 100 लाख के हैं और 95 लाख तो लोगों का देना है, अपना कितना हुआ 5 लाख। और इसके पास लायबिलिटीज कितनी थी, इसने सिर्फ 2 लाख रुपया देना था लोगों का। तो 30 लाख के एसेट्स थे, अगर इसके लायबिलिटीज 2 लाख की है तो इसके पास अपनी संपत्ति कितने की है, 28 लाख की। तो ये भी हम पता करेंगे कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। तो हमारे दो ही मकसद हैं, एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करना और एक फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। तो ये दोनों मकसद को पूरा करने के लिए हमें लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। सर लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, घर से हथियार लेके आई, नहीं ऐसे नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। कौन सी, एक तो है ट्रेडिंग अकाउंट, सर फिर से अकाउंट आ गया, अच्छा लगता है, ट्रेडिंग। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक है ट्रेडिंग अकाउंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। भैया ये कैसे बनेगा, देखते हैं। 2 लड़ाइयां हैं। पहला मकसद फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, और प्रॉफिट लॉस के लिए करना क्या पड़ेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और ये मकसद है जो फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है। क्या पता करनी है, फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन मतलब एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितने की है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो है बैलेंस शीट। क्या है, बैलेंस शीट। तो ये है अकाउंटिंग हमारी, बस। अकाउंटिंग का क्या मतलब है, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल रिजल्ट्स माने प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, और पोजीशन माने एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता करनी। प्रॉफिट लॉस कैसे पता करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई प्रॉफिट एंड लॉस लड़ेंगे हम, और बैलेंस शीट माने तीसरी लड़ाई जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज या पोजीशन पता करने के लिए करते हैं। तो इन 3 चीजों को नारा जी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर एक बात पूछें, सर जब मकसद एक है प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना, तो हम 2 चीजें क्यों बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखेंगे तो इनको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तो अगर आपको कोई कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स, ये तो स्टेटमेंट हैं विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, ये प्रॉफिट लॉस कब पता करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो, क्यों बना रहे हैं? टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस and position means assets and liabilities, and financial statement includes trading account, profit and loss account and balance sheet। बोलो बात समझ आ गई? हाँ सर आ गई। तो अभी अकाउंटिंग का मतलब समझ आ गया। देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, वन इज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड टू फाइंड आउट द financial position of the business concerned। and what do you mean by financial statements? The statements which are prepared at the end of the accounting year। accounting year मतलब जिस साल के हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मींस प्रॉफिट लॉस एंड पोजीशन मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एंड बैलेंस शीट बनेगी। अच्छा ठीक है सर, अभी ये बनाना है हमने। हाँ, अभी एक चीज और बात करते हैं सर। आपने ना अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का मतलब नहीं समझाया था, मैंने अकाउंटिंग का मतलब अभी बता दिया आपको, ठीक है। अभी देखना, जो अकाउंटिंग है वो 3 तरह की होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सर वर्ड फिर से फाइनेंशियल आ गया। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अकाउंटिंग अपने ना ऑब्जेक्टिव से जानी जाती है। अकाउंटिंग का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, कि हम भाई कोई भी इनपुट लेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और उसमें से कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। सर मतलब नहीं समझ आया, देखना अभी समझ आएगा। जैसे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि अकाउंटिंग क्या है, तो हमने कहा था अकाउंटिंग के 2 मकसद हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। एक्चुअल में वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं थी, वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आप 11th क्लास में क्या पढ़ने वाले हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे पढ़ोगे? आप बीकॉम में पढ़ोगे, सेकेंड ईयर, और फाइनल ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके आपको आएगा। तो सर क्या हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? हाँ, कोई भी अकाउंटिंग अपने मकसद से जानी जाती है। सर ये इनपुट आउटपुट मतलब, देखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब था कि आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करो एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता करो। ये इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, और इन 2 ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या क्या बनाना है? हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, 3। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट्स पता करना और पोजीशन पता करना। और इसके लिए चाहिए क्या हमें? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये देखना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से एक मकसद सॉल्व हो जाएगा और बैलेंस शीट से दूसरा मकसद। तो दीज आर अवर आउटपुट्स। तो हमें चाहिए क्या? हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट चाहिए, ये आउटपुट। और इस चीज को बनाने के लिए हमें कुछ इनपुट चाहिए। जैसे हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की कि भाई परचेज, सेल रिकॉर्ड, फिर ही पता चलेगा कि इनकम कितनी, एक्सपेंस कितना। हाँ, तो हमने ना इनपुट कहां से की? अगर परचेज करते हैं तो हमारे पास बिल पड़े हैं,
सेल करते हैं तो हमने इनवॉइस काटा हुआ है ऐसा करके। तो इन ट्रांजेक्शन्स को हमने इनपुट किया, माने रिकॉर्ड किया। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद ही ये चीज़ें बन पाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ये चीज़ है। हमें यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड, और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा सर, वैसी ही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो इन चीज़ों को बनाने में चाहिए होंगी हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अनार का जूस बनाना है, सर हम ना बीमार हैं, हमने अनार का जूस पीना है, तो आउटपुट क्या चाहिए सर, अनार का जूस चाहिए। तो इनपुट क्या करोगे सर, अनार को इनपुट करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे और जूस आ जाएगा, और जूस को पियेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। और अगर मैं कहूँगा आपको बनाना शेक बनाना है, तो सर फिर भी हम ना अनार डालेंगे और प्रोसेसिंग कर देंगे और बनाना शेक बन जाएगा। ऐसे थोड़ा ना होता है। सर हमने ना अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो हेल्थ इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर ने बोला कि बनाना शेक पियो, तो बनाना शेक हमारा क्या है, आउटपुट। और क्यों आउटपुट प्रोड्यूस करें सर, हेल्थ इंप्रूव हो। अब बनाना शेक अगर बनाना है तो उस तरीके की इनपुट भी तो चाहिए। क्या डालोगे सर, बनाना डालेंगे, मिल्क डालेंगे और शेक बना लेंगे। हाँ, और अगर मान लो आपको मिक्स जूस चाहिए, सर हमने ना अपना ना फेस सही करना है, हाँ तो मिक्स जूस बनाएंगे। क्या आप बनाना और शेक डाल के मिक्स जूस बन जाएगा? नहीं सर, हमें ना फेस पे ना ऐसा ग्लो लेके आना है, ग्लो। तो फेस पे ग्लो लेकर आने के लिए ना हम मिक्स जूस पियेंगे। तो अगर आपको फेस पे ग्लो लाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, और आपको आउटपुट क्या चाहिए, आपको चाहिए मिक्स जूस। क्या चाहिए, मिक्स जूस। और मिक्स जूस बनाने के लिए इनपुट क्या होगी, अलग अलग तरह के फ्रूट्स होंगे। तो ये है कि जैसा ऑब्जेक्टिव उसकी वैसी आउटपुट हमें चाहिए होती है, और जैसी आउटपुट चाहिए होती है वैसा ही हमें उसका इनपुट चाहिए होता है। तो अकाउंटिंग ना 3 तरह की होती है, वो अपने मकसद से जानी जाती है। अकाउंटिंग 3 तरह की होती है, वो अपने मकसद से जानी जाती है, और उस रिगार्डिंग ही हम काम करेंगे। तो कौन कौन से टाइप्स थे अकाउंटिंग के? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम 11th में पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसका मकसद क्या था, फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। और इसके लिए हमें चाहिए क्या सर, हमें चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग हम इनपुट करेंगे। वैसा ही कॉस्ट अकाउंटिंग का भी एक मकसद है। जब आप ये पढ़ोगे ना, आप फैक्ट्रीज में हो, देखना एक रिटेल वाला क्या करता है, उसको 8 रुपए में पेन आया, उसने 10 में बेच दिया और 2 रुपए प्रॉफिट हो गया। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम परचेज करके सेल करते हैं और प्रॉफिट कितना आया उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो, जिस फैक्ट्री से वो पेन बन के आया, तो फैक्ट्री वाले ने तो बनाया है, खरीदा तो है ही नहीं। तो फैक्ट्री वाले को क्या पता चलेगा कि मैंने दुकानदार को पेन कितने में देना है, 8 उसने डिसाइड किया होगा कि नहीं किया होगा। सेल की है 8 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको कैसे पता कि 8 रुपीज जो है उसकी मेरे को पड़ जाएगा उसमें। तो फैक्ट्री में वो कॉस्ट फाइंड आउट करेगा। क्या करेगा, कॉस्ट फाइंड आउट, कि भाई मेरे को इस प्रोडक्ट की, इस पेन की कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो उसमें उस तरीके से रिकॉर्डिंग करेगा कि भाई पेन को बनाने के लिए मटेरियल भी लगता है 3 रुपए का, लेबर भी लगती है 2 रुपए की, उस पर खर्चा भी आ जाता है 1 रुपए का। तो 6 रुपये मुझे खर्चा आया, 2 रुपये मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और 8 रुपये का पेन मैं मार्केट में बेच दूंगा। तो कॉस्ट काउंटिंग में आप ये चीज सीखने वाले हो कि फैक्ट्री में कॉस्ट प्रोडक्ट की कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके 2 ऑब्जेक्टिव है, 3। एक तो है कॉस्ट असर्टेनमेंट। क्या है, कॉस्ट असर्टेनमेंट। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन, और तीसरा है कॉस्ट कंट्रोल। सर मतलब देखना, ये बाद में देखेंगे। तो देखना, एक फैक्ट्री है, उसमें पेन बन रहे हैं, मटेरियल लग गया 3 का, लेबर लगी 3 की और एक्सपेंस लग गए 1 के।
तो कितना हो गया 7। तो इसने बाजार में 1 रुपये प्रॉफिट पे बेच दिया 8 रुपये का, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये फाइंड आउट करनी है हमने। तो 7 रुपये की जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि फैक्ट्री में सामान कितने का बन रहा है तो हम बेचेंगे कैसे? ठीक है सर। तो अभी ना जो फैक्ट्री वाला है वो कह रहा है कि भाई 1 रुपये ना पड़ता नहीं है मेरा, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट बहुत कम है, तो आप ना ऐसे करो 2 रुपये प्रॉफिट कर दो, तो 9 का बेच देंगे। ऐसा नहीं करेगा वो, क्योंकि बाकी जो सप्लायर हैं वो तो 8 का बेच रहे होंगे। अगर ये अकेला 9 का बेचेगा तो इसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो ना ये अपने बंदे को कहता है प्लीज़ प्लीज़ आप ना किसी तरीके से इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, मेरे को ना 2 रुपये प्रॉफिट कमाना है, आप इसकी कॉस्ट 6 रुपये करो। वो कह रहे सर ठीक है, हम मटेरियल थोड़ा सा लो क्वालिटी का लगा देंगे 2 रुपये का, लेबर तो उतनी ही बढ़ेगी 3, एक्सपेंसेस भी उतने पड़ेंगे 1, 6, आप 2 रुपये ऐड करके 8 में बेच दो। तो दूसरा मकसद होता है कॉस्ट रिडक्शन का, कि आप कॉस्ट को रिड्यूस करो, ठीक है। और तीसरा कॉस्ट कंट्रोल है कि भाई कॉस्ट को बढ़ने मत देना, 6 ही रखना, इससे ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। तो ये 3 मकसद हैं। मैं कह रहा था कि अकाउंटिंग अपने अपने ऑब्जेक्टिव से जानी जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने 11th में पढ़नी है, टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन। ये तीनों मकसद पूरे होंगे क्या चीज़ बना करके? आउटपुट चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, बनाना शेक। तो कॉस्ट शीट बनती है, यहाँ पे क्या बनती है? कॉस्ट शीट। तो अगर इन 3 ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कॉस्ट शीट बनानी है तो उसके लिए इनपुट भी वैसी डालनी पड़ेगी, वैसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही एक थर्ड है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्टिव है, देखना, डिसीजन मेकिंग। इनका ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेट्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले। तो इन्होंने बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री को चलाएं या बंद करें, कौन से रीजन में हम प्रोडक्ट सेल करें, कौन से में ना करें, तो अभी प्रोडक्ट लॉन्च करें या बाद में लॉन्च करें। तो इनको बहुत सारी डिटेल चाहिए होती है। तो लेकिन इनको जो डिटेल चाहिए होती है वो ग्राफ्स या ब्रीफ में चाहिए होती है। जैसे कि अगर इन्होंने रिजल्ट्स पता करने हैं तो नॉर्थ में सेल ज़्यादा है या साउथ में ज़्यादा है या वेस्ट में, तो इनको ग्राफ पे पता चलेगा ऐसे करके, सर ये देखो हमारी ना इतनी सेल जा रही है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग। और इनकी आउटपुट क्या होगी? ग्राफ, ब्रीफ या ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स इनके मुताबिक ये डिसीजन ले सके। तो अगर ऐसी आउटपुट चाहिए तो इनपुट भी वैसी होगी। तो नॉर्मली ये लोग इनपुट कहाँ से लेते हैं? इन 2 डिपार्टमेंट से। कॉस्ट वालों बताओ क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल वालों बताओ क्या पोजीशन है। तो इस तरीके से हमने अकाउंटिंग को 3 तरीके से क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू एज पर या देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें सिलेबस में नहीं है या बाद में पढ़ने वाले हो। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ना इसके शॉर्ट नोट्स है कि अकाउंटिंग कितने तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब है और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है। तो हम इससे लिख पाएंगे कि हाँ भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्यों? ताकि हमें प्रॉफिट लॉस पता चल सके और एसेट्स लायबिलिटी पता चल सके। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद क्या है? 3 मकसद हैं। कॉस्ट कंट्रोल फाइंड आउट करो, कॉस्ट कंट्रोल करो, कॉस्ट रिड्यूस करो। और उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं? फॉर एग्जांपल कॉस्ट शीट करते हैं, तो उस हिसाब से इनपुट डालते हैं हम। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? डिसीजन लेना है। और डिसीजन लेने के लिए इनको आउटपुट चाहिए होगी। और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी करते हैं? ये 2 डिपार्टमेंट से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से। सर हाँ, 2 अपने ना शॉर्ट नोट कवर हो गया अभी। 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग पे कहा था कि मैं आपको इन चीज़ों का मतलब समझाऊंगा, हमने आज कर लिया। एक्चुअल में हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के टाइप्स पढ़े हमने। अकाउंटिंग 3 तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
अभी तक हमने ये दो मतलब नहीं समझे, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं और अकाउंट किसे कहते हैं, ये भी देख लेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से शुरू किया। और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड हमने ऐसे नहीं किया टेक्स्ट फॉर्म में, हमने सिस्टमेटिक तरीके से मिस्टर डेबिट और मिस्टर क्रेडिट की मदद लेते हुए वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। तो वो अभी आपको याद होना चाहिए सारा कुछ कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये भूलोगे तो नहीं ना? सर नहीं भूलेंगे, पता ही है 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है। अब लग गया पता हमें। अब ना झूठ बोलते हो, पहले कह रहे थे कि अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर कह रहे थे कि अकाउंटिंग में एक ही मकसद होता है, अभी कह रहे हो कि अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 2 मकसद हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा, एकदम से थोड़ा ना बतानी है सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? ये चर्चा करने से पहले हम कहाँ पे थे? हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे। आज हमने काफ़ी ट्रांजैक्शंस को देखा। क्या देखा था? गुड्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस को देखा, लास्ट क्लास में भी देखा था और आज भी देखा कि हाँ भाई कैसे कैसे उनके हमने नाम बदले और क्यों बदले हैं। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, एक्सपेंसेस की हमें ट्रांजैक्शंस का पता चल गया। अभी सारे बिजनेसमैन आते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी अपनी चिंता व्यक्त करते रहेंगे कि भाई हमें ये भी बता दो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हमें ये भी बता दो, ये भी बता दो। तो आप अभी ना हेल्प करोगे मेरी। अपार्ट फ्रॉम जो अभी शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, हम अपना वापस आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों पे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग को याद मत करो, उसका पीछे का कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करो कि हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स हैं और एक डेबिट में से आएगा और एक क्रेडिट में से आएगा। बस विद लॉजिक आप अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आंखें बंद करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सर आंखें बंद करके कैसे हो जाएगी? कुछ भी। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, तो गुड्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी ना एक चीज़ बताता हूँ। हम बिजनेस में परचेज करते हैं, हम क्या क्या परचेज करते हैं? एक तो गुड्स परचेज करते हैं, ऐसी चीजें जो हमने बेचने के लिए रखी हैं। एक कुछ एसेट्स परचेज करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं। हर वो चीज़ जो ज़रूरत में काम आती है उसे क्या कहते हैं? एसेट्स। तो 2 खासियत क्या थी? एक तो इसकी वैल्यू होती है, एक ओन्ड होती है। आप लैंड एंड बिल्डिंग भी खरीदते हो, प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदते हो, फर्नीचर फिक्सचर खरीदते हो। प्लांट एंड मशीनरी होता है ये, बताता हूँ क्या है। लैंड के साथ वर्ड बिल्डिंग जुड़ा होता है। आपने सोचा कभी कि हमने कल सिर्फ बिल्डिंग खरीद ली तो खाली खाली बिल्डिंग ले आए, लैंड हम वहीं छोड़ाए? तो लैंड के साथ वर्ड अटैच है बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं। फर्नीचर वर्ड सुना होगा लेकिन फिक्सचर नहीं सुना होगा, ऐसे ही करके। मोटर व्हीकल्स खरीदते हैं, डिलीवरी वैन्स वगैरह करके। जिस चीज़ का बिजनेस हम कर रहे हैं हम उसका अलग अलग नाम नहीं रखते। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम सिंपली क्या लिखते हैं कि हमारा खर्चा हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसा नहीं, परचेज या तो सर हम कैश देकर के करेंगे या फिर उधार। सर उधार हिंदी फिर से इंग्लिश में बता दो ना, उधार को क्या कहते हैं? अभी रुक जाओ, बाद में पजल हो जाओगे नहीं तो। गुड्स को परचेज किया तो हमने इधर क्या लिखा? परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैश 2 लाख, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी। अगर हमने पेमेंट नहीं की तो हम उस बंदे का नाम लिख देंगे जिसे खरीदा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट सर टू राम। ओ राम, राम ने हमें दे दिया सामान। लेकिन जब हम एसेट परचेज करते हैं ना तो हम परचेज नहीं लिखते,
हम उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखते हैं। जैसे आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे तो आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो आप लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मोटर व्हीकल छोड़ दो। तो ये है, अगर हमने ये चीजें उधार परचेज की, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट क्यों की सर, व्हाट कम्स इन, और फर्नीचर व्हाट कम्स इन, और मशीनरी व्हाट कम्स इन, और कैश क्रेडिट क्यों किया सर, गोज आउट। ठीक है सर, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम ना परचेज डेबिट करते हैं, और अगर हम एसेट कोई खरीद लेते हैं तो हम एसेट का नाम लिखेंगे। ठीक है जी, ओके। और अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग किसी से उधार खरीदी है कि भैया हम ना पेमेंट बाद में कर दें, आप मेरे को बेच दो, हाँ तो ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है। फिर भी अगर मान लो खरीद ली लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, लेकिन पेमेंट अभी देनी है टू, क्या लिखें, किससे खरीदी है, लेट्स से AK बिल्डर्स। आपने बिल्डर्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि गिवर है, हमने इसके पैसे देने हैं। ऐसे ही अगर प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद लाए और उसकी पेमेंट आपने नहीं की, तो प्लांट एंड मशीनरी तो आ गई ना, हाँ सर आ गई। आने वाली चीज़ों को कौन देखता है, मिस्टर डेबिट। जैसे 2 लाख, क्या पेमेंट गई, नहीं सर पेमेंट नहीं गई। 2 के लिखोगे सर, हम लिख देंगे, क्या लिखें हम, AK वर्क्स लिख देते हैं जो मशीन्स बनाते हैं, 2 लाख। और अगर हमने फर्नीचर की खरीदा तो पैसे नहीं दिए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ गया 1 लाख का, क्योंकि पेमेंट करनी है अभी, टू AK फर्नीचर्स 1 लाख। बात समझ आ गई। तो ये है, हम परचेज गुड्स की करते हैं, ठीक है, और एसेट्स की भी परचेज करते हैं, लेकिन जब गुड्स की परचेज करते हैं तो हम गुड्स नहीं लिखते। इसका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि गुड्स डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, हमने उनका नाम रख दिया था। तो गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, अगर कोई एसेट परचेज किया है तो एसेट का नाम लिखेंगे। हो गया। अभी सेल भी होती है, सेल्स किस चीज की करते हो, आपने जो गुड्स खरीदी उसकी भी सेल करते हो। कई बार आपको ना अपने एसेट बेचने पड़ जाते हैं, एसेट। अभी ध्यान से सुना जो चीज बता रहा हूं, एंट्रीज आपको आती हैं। मैंने परचेज की 40,000 की, परचेज डेबिट 40,000 और टू कैश 40,000। ये 40,000 की गुड्स मैंने 50,000 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ सर 10,000। लेकिन अब प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपली ये लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000। हमने इसको इनकम मान लिया, यो करके। हम जब परचेज करके सेल करते हैं ऑन द स्पॉट उसका प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते, हम ना ईयर एंड पे जाकर के परचेज और सेल को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे कि पूरे साल में हमने कितनी परचेज की और पूरे साल में हमने कितनी सेल्स की। क्यों सर, ऐसा क्यों है कि हमने हर ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया कि 10 की चीज खरीदी 12 में बेच दी और 2 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। वहीं से तो शुरू किया था चैप्टर हमने पूरा अकाउंटिंग का कि भाई 1 साल बाद देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस कितना है। इसलिए हम जब खरीदते हैं तो परचेज डेबिट कर देते हैं, जब बेचते हैं तो सेल क्रेडिट कर देते हैं। डेली बेसिस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, अदरवाइज टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है सर, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी परचेज की ट्रांजैक्शंस होती हैं और बहुत सारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अच्छा, तो इसलिए जब भी आप परचेज करते रहो,
परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। अब जब सेल हो रही है तो चाहे कम में बेचा चाहे बाद में बेचा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल होगी, सेल होगी, सेल होगी, ऐसा करते जाओ। ईयर एंड पे जाकर के देखेंगे कि परचेज कितने का था और सेल कितने की हुई, और प्रॉफिट लॉस ईयर एंड पे कैलकुलेट करेंगे। रीजन बीइंग बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स। लेकिन अब ये बताओ कि जो एसेट्स हैं, कोई फर्नीचर परचेज किया है, क्या ये बहुत बड़ी परचेज होता है या नहीं? नहीं सर, एक आधी बार खरीदते हैं। और सेल करते हैं, क्या रोज ही सेल करते रहते हैं? फर्नीचर खरीद लिया, आज बेच दिया, कल खरीद लिया, फिर बेच दिया? नहीं सर, बड़ी मुश्किल से एक आधी बार सेल होता है। हाँ, तो ये है, बहुत ध्यान से समझना। जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं ना, तो हमने क्या लिखा? फर्नीचर भैया आ जाओ आप, 10,000 का, 40,000 का, तो कैश चला गया 40,000। आपने फर्नीचर डेबिट क्यों किया? सर आ गया, व्हाट कम्स इन है। हाँ, अगर आपने ये फर्नीचर बेच दिया 50,000 का, तो आप जर्नल एंट्री, जर्नल का मतलब ही नहीं बताया अभी मैंने, तो ये एंट्री क्या आप ऐसे डालोगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स? नहीं, ये दिक्कत है, क्योंकि सेल हम वर्ड कहां पे लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सेल पे लिखेंगे। हाँ, तो फिर इस ट्रांजैक्शन का क्या होगा, आज नहीं देखेंगे। तो ये पेंडिंग रह गया हमारा टॉपिक कि भाई जब गुड्स की परचेज सेल होती है तो हम परचेज सेल लिख देते हैं, हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, चाहे कम में बेचा चाहे ज़्यादा में बेचा। लेकिन क्यों? अच्छा क्यों था? क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब एसेट परचेज करते हैं तो हम एसेट का नाम लिख देते हैं, और जब वो एसेट बेचेंगे तो क्या सेल्स लिखेंगे या फिर कुछ और करेंगे? आज के लिए नहीं, कल सोच के आना कि क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग। बाकी धारावाहिक कल देखेंगे।